प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को वैद्युत चालन में किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन। ठीक है, आज की जो हमारी हेडिंग है वो है आपकी बच्चों सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि वैद्युत सेलों को हम लोग जोड़ेंगे। वैद्युत सेलों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। वैद्युत सेल जो हमारे होते हैं उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जो है हम लोग रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते थे और उस परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखे जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि वैद्युत सेल जो होता है उसको जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि सेलों के संयोजन की आवश्यकता किस तरीके से पड़ी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत सेल है वो किसी एक छोटे से परिपथ में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि किसी भी परिपथ में हम लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर एक सेल अगर हम लोग कोई भी एक सेल हम लोग अगर लेते हैं, उस सेल के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में अगर हमें वैद्युत धारा का प्रवाह करना होगा, सेल हमने आप लोगों को बताया था कुछ इस तरीके से प्रदर्शित की जाती है। किसी भी एक सेल के द्वारा हम लोग किसी भी परिपथ में अगर अधिक धारा का प्रवाह करना चाहें तो वो संभव नहीं हो सकता है। संभव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उस सेल की जो हमारी क्षमता होगी अकेले सेल की वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए किसी भी परिपथ में धारा के मान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या अधिक विभवांतर उसको प्रदान करने के लिए, अधिक विद्युत वाहक बल देने के लिए, ठीक है ना, तो हमें सेलों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण हम लोग सेलों को जोड़ते हैं और उन सेलों को जोड़ करके, एक से अधिक सेलों को जोड़ करके हम लोग उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह की जो मात्रा है, यानी कि आवेश की जो मात्रा है या वैद्युत धारा की जो मात्रा है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है दो या दो से अधिक सेलों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात उसमें जोड़ने के पश्चात हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें जो वैद्युत धारा होती है या फिर विभवांतर होता है वो हमारा पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए अधिक वैद्युत धारा या अधिक आवेश का प्रवाह करने के लिए हम लोग सेलों को जोड़ते हैं। ठीक है, और इन सेलों का जो संयोजन है वो आपका 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, सेलों का संयोजन जो होता है आपका वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला आपका आता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा आपका आता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा आपका आता है बच्चों मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, मिश्रित क्रम संयोजन। बात समझ में आ रही है। सेलों का संयोजन आपका 3 प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा आपका होता है बच्चों मिश्रित क्रम संयोजन। बात समझ में आ रही है। अब ये जो आपका संयोजन है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और एक बात और इसमें जो हमें बतानी है वो आपको ये बतानी है कि अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ देते हैं तो जो नया सेल हमें नई युक्ति प्राप्त होती है उसको हम लोग सेल नहीं कहते हैं, बल्कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। यानी कि सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बात समझ आ रही है। तो सेलों का संयोजन हमारा 3 प्रकार से हुआ, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। और हमने आप लोगों को बताया किस तरीके से सेलों को जोड़ा जा सकता है और सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं। ठीक है, और क्यों सेलों को जोड़ा जाता है ये हमने आपको क्लियर किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। आपकी जो हेडिंग है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। पहली हेडिंग है आपकी श्रेणी
क्रम संयोजन। आइए इसको समझ लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना n सेलें चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। तो यहाँ से हम लोग n सेलों की कल्पना कर लेते हैं। ये आपकी पहली सेल हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी दूसरी सेल हो गई, फिर तीसरी सेल हो गई। इस तरीके से तमाम सेलें बनानी, हमें n तक लेके जाना है। तो लास्ट में हम लोग वही nवीं सेल बना देंगे। तो ये आपका हो जाएगा nवीं सेल। ये आपकी हो गई पहली सेल, प्रथम सेल है, ठीक है। ये पहली सेल है। उसके बाद आपका यहां से ये आपका हो गया दूसरी सेल, ठीक है। ऐसे ही हमारी ये हो गई nवीं सेल। इन सेलों में प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉलर है, और सबका जो विद्युत वाहक बल है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, ठीक है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, और प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका कितना है बच्चों, स्मॉल r है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पे एक वाय प्रतिरोध लगा देंगे, वाय प्रतिरोध कैपिटल R, और यहाँ पे एक कुंजी K लगा सकते हैं। तो इस कुंजी K को वाय प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ करके इस परिपथ में जोड़ दिया गया है। बात समझ में आ रही है। माना n सेलें जिनमें से प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। श्रेणी क्रम में आप लोगों को पीछे भी बताया है, हमने आप लोगों को बताया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और साथ ही साथ संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो जैसे संधारित्रों का और प्रतिरोधों का हुआ था, ठीक वैसे ही सेलों का भी श्रेणी क्रम संयोजन करना है। और श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोग जानते हैं, किसी भी पहले सेल का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे सेल के पहले सिरे से, ठीक ऐसे ही दूसरे सेल का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, इसी प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। इन सेलों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बात समझ आ रही है। और इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा कुंजी K को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो सेलें हैं आपकी श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है वो आपका होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हमें तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर निकालने लगेंगे, R प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जोड़ना है बच्चों, n तक जोड़ना है। इसलिए R को n टाइम्स हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद R प्लस R को n बार अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा बच्चों NR। जैसे R को 10 बार जोड़ेंगे 10R, 50 बार जोड़ेंगे 50R, ठीक ऐसे ही n टाइम्स हमें प्लस करना है, इसलिए कितना हो जाएगा NR हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है बच्चों, बाह्य प्रतिरोध आपका कैपिटल R है। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। ये आपका हो गया कुल प्रतिरोध बराबर NR प्लस R के, ठीक ऐसे ही परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, कुल विद्युत वाहक बल निकालने के लिए पहले सेल का विद्युत वाहक बल प्लस दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल प्लस तीसरे का, ऐसे ऐसे हम लोग कहां तक लेके जाएंगे, n सेलों तक लेकर जाएंगे।
ई को हम लोग n टाइम्स जोड़ देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, n ई हो जाएगा। यहां से हम लोग को मिला कि कुल प्रतिरोध आपका NR प्लस R है और परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल है वो आपका NE है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर आपका होता है V अपान R या E अपान R। तो यहाँ से E की जगह पर हम लोग परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल लिख देंगे, जबकि हमें पता है कुल विद्युत वाहक बल आपका NE है और अपान में कुल प्रतिरोध लिख लेना है और परिपथ का कुल प्रतिरोध आपका कितना बच्चों, NR प्लस R है, तो आप लिख देना है NR प्लस R। तो हमें यहाँ से मिल गया कि श्रेणी क्रम में सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित जो धारा होती है उसकी वैल्यू कितना होती है बच्चों, NR प्लस R होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको इरेज करेंगे। परिपथ में जो प्रवाहित कुल धारा है उसका मान हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी के नीचे हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे और नोट पॉइंट में आपका पहला नोट पॉइंट बनेगा यदि NR का जो मान है वो R से काफी छोटा हो, यदि NR इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R हो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मान छोटा होता है जिसकी तुलना में उस मान को हम लोग छोड़ सकते हैं जो कि छोटा होता है। तो NR R से काफी छोटा है तो NR को हम लोग क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। NR को नगण्य किया जा सकता है, ठीक है ना। NR को हम लोग नगण्य कर देंगे, इसलिए NR को छोड़ दीजिए। I बराबर हो जाएगा NE अपान में कैपिटल R, या फिर हम लोग कह सकते हैं N ब्रैकेट में E अपान R। कहने का मतलब किसी भी सेल के द्वारा जो प्रवाहित धारा है उसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है वो E बाई R का मतलब एक सेल के द्वारा कैपिटल R में प्रवाहित धारा का कितना गुनी है, N गुनी है। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग दो सेल जोड़ते हैं तो उसके द्वारा प्रवाहित जो कुल धारा होगी आपकी 2E बाई R हो जाएगी, यानी कि एक सेल के द्वारा प्रवाहित धारा की 2 गुनी, 3 सेल जोड़ेंगे 3 गुनी, 4 सेल जोड़ेंगे तो 4 गुनी, इसी प्रकार से अन्य होगा। कहने का मतलब ये है, इस तरीके का अगर हमें कोई सेल मिलता है जिसमें उसका कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है, तो इस प्रकार के सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? तो लाभ किस तरीके से प्राप्त होगा हमने आप लोगों को बताया। इसमें जो परिपथ में प्रवाहित धारा होती है, एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा की उतनी गुनी होगी जितने की सेल हम लोग जोड़ पाएंगे। अगर 10 सेल जोड़ लेते हैं बच्चों तो 10 गुनी हो जाएगी, 20 सेल जोड़ लेते हैं 20 गुनी हो जाएगी, n सेल हम लोग अगर उसमें ऐड कर देते हैं श्रेणी क्रम में तो वो n गुनी हो जाती है। n टाइम्स हम लोग धारा बढ़ी हुई प्राप्त कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट बनेगा, नोट का दूसरा पॉइंट यहीं पे इरेज करके हम लोग लगा देते हैं। इस प्रकार का जो सेल हमारा होगा, NR का मान बहुत छोटा होगा कैपिटल R की तुलना में, तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लाभ क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि धारा का मान बढ़ा हुआ प्राप्त हो रहा है। दूसरा नोट हमारा होगा, यदि NR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R हो तो किसको हम लोग छोड़ सकते हैं? कैपिटल R को छोड़ सकते हैं। यहाँ आप लिख देंगे कैपिटल R को नगण्य किया जा सकता है। कैपिटल R को नगण्य किया जा सकता है, तो इसको कैपिटल R को हम लोग छोड़ देंगे। कैपिटल R को अगर हम लोग नगण्य करेंगे, परिपथ में जो प्रवाहित धारा है यहाँ से आपकी बन जाएगी बच्चों NE अपान में NR के n से n को हम लोग कैंसिल कर देंगे, I बराबर हो जाएगा E अपान R के। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी सेल का जो श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का जो कुल
आंतरिक प्रतिरोध है वो अगर बाह्य प्रतिरोध से काफी ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो एक सेल के द्वारा प्रवाहित धारा के बराबर आ रही है। कहने का मतलब ये है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा किसी भी एक सेल के द्वारा प्रवाहित धारा के मान के बराबर हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग चाहे जितने भी सेल्स जोड़ देंगे, उस सेलों को जोड़ने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। लाभ क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि उस परिपथ में प्रवाहित जो कुल धारा है वो एक सेल के द्वारा प्रवाहित धारा के मान के बराबर आ रही है, यानी कि E/R के आ रहा है, इसमें N नहीं बच रहा है। N न बचने का मतलब ये है चाहे जितने सेल हम लोग उसमें जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, उसमें धारा का मान बढ़ा हुआ प्राप्त नहीं होगा। और हम लोग सेलों को जोड़ते हैं धारा के मान को बढ़ाने के लिए, जबकि यहाँ पे धारा का मान बढ़ा हुआ प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी सेलें जिनमें कुल सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है अगर बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा होता है तो इस प्रकार की सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। इतना आप लोग समझ रहे हैं। हमने दो कंडीशन आप लोगों को बताया। पहली कंडीशन में कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटा होगा तो हमने आप लोगों को बताया धारा का मान बढ़ा हुआ प्राप्त होगा, और अगर धारा का मान बढ़ा हुआ प्राप्त होगा तो इस प्रकार की सेलों को समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ होगा। परंतु यदि NR का जो मान है यानी कि सेल का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में काफी ज्यादा होगा तो इस प्रकार की सेलों से जो प्रवाहित कुल धारा होगी वो एक सेल के द्वारा प्रवाहित धारा के मान के बराबर होगी। कहने का मतलब इस प्रकार की सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बात क्लियर हो गई होगी। इतना आप लोग इसको पढ़िएगा। कोई भी समस्या अगर होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बहुत ही जल्द हाजिर होंगे आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर समझिए और अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।